नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट पर बातचीत करेंगे जो कि आगामी CUET पीजी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, बीपीएससी ट्री की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ में आप अगर अन्य प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसकी दृष्टिकोण से भी ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तैयारी का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से इस अभ्यास सेट को आप अंत तक देख सकते हैं। इसमें कुछ आपको सरल प्रश्न और कुछ कठिन प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भक्ति भावना का उद्गम माना जाता है उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से या फिर पश्चिमी भारत से। तो भक्ति भावना का उद्गम माना जाता है, आपके दिमाग में इसका आंसर आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दक्षिण भारत से भक्ति भावना का उद्गम स्थान माना जाता है। और एक पंक्ति आपके दिमाग में आ गई होगी कि भक्ति द्राविड़ उपजे उत्तर लायो रामानंद। तो ये प्रश्न वहीं से एक तरीके से निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है मगही, मारवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली। तो देखने में प्रश्न काफी इजी सा लग रहा होगा, लेकिन आसान प्रश्न ही कई बार हमें पीछे करने में अपनी भूमिका निभाते हैं अगर हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो बिहारी हिंदी में जैसा कि आप जानते हैं कि मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। अगर मैं इसको BMM कहूं तो आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी। तो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मारवाड़ी जो बोली है ये राजस्थानी हिंदी से ली गई। तो इसको आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए। बाकी जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन बिहारी हिंदी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता का नाम है। ऑप्शन दिया गया है सरहपा, शबरपा, लुइपा, कढ़प्पा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी सिद्ध कवियों का नाम दे दिया गया है। उसमें से पूछा गया है कि दोहा कोश किसकी रचना है या फिर इसके रचयिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सरहप्पा। ये वही सरहप्पा है जिनको कि कई आलोचक हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, और किसने माना है हिंदी का प्रथम कवि? आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि देखने में यह प्रश्न आसान है लेकिन इससे जुड़े हुए तथ्य अगर आपके दिमाग में आए तो और बेहतर होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस काव्य पंक्ति किसकी है? विद्यापति, जगन्निक, कबीरदास, अमीर खुसरो। तो अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर जो हमने आदिकाल का प्रैक्टिस सेट कराया है उसको आपने देखा होगा तो तुरंत आपके दिमाग में ये प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, आमिर खुसरो द्वारा लिखी गई एक काव्य पंक्ति है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बहुत ही आसान प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को बस हमें टिक करने में या फिर रंगने में ही सावधानी रखना है। ऑप्शन दिया गया है नरपतिनाल, गोरखनाथ, चंद बरदाई, मेरी तुम। तो यह प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए जो एकदम से बेसिक तौर पर तैयारी कर रहे हैं, जिनका कि हिंदी को H भी नहीं पता है, वो तैयारी करें। लेकिन जो मजे हुए हमारे विद्यार्थी हैं जो कि कई परीक्षाओं में बैठ चुके हैं और 1-2 नंबर से पिछड़ते नजर आ रहे हैं, उनको भी इस प्रश्न को सावधानी से ही देखना है। पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड कई चीजें आती हैं तथ्यों में कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं, किसने इसको प्रामाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक माना है। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल आते हैं और चंद बरदाई को लेकर भी आते हैं। तो हमने अलग से पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। जो विद्यार्थी कई महीनों से मेरे संपर्क में होंगे या फिर इस चैनल से आत्मीय लगाव रखते होंगे, वो मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखने में प्रश्न छोटा है, लेकिन क्या इसी प्रश्न तक हमें सीमित रहना है? नहीं, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपॉर्चुनिटी, एक तरीके से अवसर है, उसका आपको लाभ उठाना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है, चंद बरदाई है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे? यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया कि किस लोक भाषा के कवि थे। ऑप्शन दिया गया ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो विद्यापति वैसे आप पढ़ेंगे तो
माना जाता है कि ये संस्कृत में भी लिखते थे। आप ब्रंश में भी इनकी कुछ रचनाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक खास चीज के लिए विद्यापति जाने जाते हैं, वो भाषा है मैथिली, जिसको कि हम लोक भाषा के तौर पर जानते हैं। और ऊपर हमने देखा कि मैथिली का संबंध किस हिंदी से है, बिहारी हिंदी से। तो आपके दिमाग में ये सारे तथ्य आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जब मैं ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो ऑलरेडी अपने अंदर मैंने परीक्षार्थीपन को बचा कर रखा हुआ है कि किस तरीके से आपको हर एंगल से देखना है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने तो एग्जाम दिया, मैं टीचर की भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन जब तक टीचर खुद अपने अंदर परीक्षार्थीपन को नहीं रखेगा, तब तक उस अनुभूति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैथिली बिहारी हिंदी में है और उसके लिए जाने जाते हैं विद्यापति। इसी के वजह से इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और कई बार आपने परीक्षाओं में देखा भी होगा, पुराने प्रश्न पत्रों में यह प्रश्न आता रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है। बहुत ही इजी प्रश्न। ऑप्शन दिया गया, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसमें 4 अलग अलग आलोचकों द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथों का नाम दिया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन इससे जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा तथ्य है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका से इसको लिया गया था, ठीक है। 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। अगर आपने पुराने प्रैक्टिस सेटों को देखा होगा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शुरुआती दौर की वीडियोज देखी होंगी आपने प्रैक्टिस सेट की, तो वहां पर मैंने बताया हुआ है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़ा हुआ बड़ा तथ्य है। तो इस प्रैक्टिस सेट के बहाने, इस प्रश्न के बहाने हमने उसको भी रिकॉल किया है, और ये रिकॉल करने के लिए ही हमने प्रैक्टिस सेट लाया है। अब आपके दिमाग में ऊपर के भी कुछ ऑप्शन दिए गए, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है, ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा। और जब आप पीएचडी इत्यादि में जाते हैं तो इस किताब को कई पढ़ने का मौका मिलता है। और संयोग की बात है कि जब हम जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे और एमफिल के दौरान इस पुस्तक की समीक्षा करने का अवसर मिला था। तो काफी अच्छी पुस्तक है, पुरानी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ये राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है। कब लिखा गया है, और राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है वो कंप्लीट नहीं, बल्कि ये कहां तक है, संत काव्य या भक्ति काल तक ही सीमित है। तो इस प्रश्न के बहाने आपने न सिर्फ इसका उत्तर देखा, बल्कि अन्य तथ्यों को भी अपने दिमाग में आप ला रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन दिया गया है 7, 8, 9, 10। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और नाथ कौन कौन से हैं, कुछ ऐसे नाथ हैं जो कि सिद्ध कवि के तौर पर भी जाने जाते हैं। इसमें से 3-4 कवियों का नाम है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया है। आपको प्रैक्टिस सेट याद आ गया होगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर हमने करवाया था। तो उसमें बताया गया कि बीजक का संकलन किसने किया। ऑप्शन दिया गया सुंदरदास, लालदास, नंददास, धर्मदास। तो धर्मदास इसका सही जवाब होगा। आपको भी याद आ गया होगा कि जी बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, कि हमने पढ़ा था कि बीजक जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, साखी, सबद, ठीक है, और रामायणी। साखी, सबद, रामायणी की खास विशेषता क्या रही है, इसको लेकर हमने उस प्रैक्टिस सेट में चर्चा की है। तो इसी तरीके से हम परीक्षाओं तक बार बार अपने को रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं और परीक्षा में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी प्रश्न को आपको आसान, इजी या फिर इसको उपेक्षित दृष्टिकोण से नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि हमारे लिए एक एक प्रश्न बहुत कीमती है। अगला प्रश्न है कि चंदायन किसकी रचना है। चंदायन, ऑप्शन दिया गया है मुल्ला दाऊद, असायत, उस्मान, ईश्वरदास। तो चंदायन आपके दिमाग में तुरंत आ गया हो कि ये सूफी काव्य जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर इसका जिक्र किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन पहला, मुल्ला दाऊद की ये रचना है। और ये कब प्रकाशित हुई थी ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। इसको कई लोग प्रथम सूफी काव्य भी मानते हैं, और इसकी जो विषय वस्तु है लोरिक और चंदा के प्रेम पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी सूफी काव्य हैं वो सब ज्यादातर नायिका प्रधान काव्य लिखे गए हैं, और इसमें जो इसके कवि हैं सभी मुस्लिम वर्ग से आते हैं। लेकिन उनकी खूबसूरती ये है कि वो हिंदू घरानों, कथा, परिवारों की कहानियों को अवधी बोली में ज्यादातर
उन्होंने लिखने का प्रयास किया हुआ है। तो ये सारी चीजें चंद्रायन के बहाने हमने अपने दिमाग में पुरानी जो भी चीजें हैं उसको वापस लाने का प्रयास किया। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित कवि है? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो प्रेम मार्गी शाखा जो कि निर्गुण धारा की ही एक तरीके से शाखा है, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, जायसी। अब प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य भी कहा जाता है और साथ में आपने प्रेमाश्रयी कवियों के बारे में भी सुना होगा। इसमें किस चीज की प्रधानता होती है? प्रेम तत्व की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन दिया गया रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? आपके दिमाग में इसका प्रश्न उत्तर आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, वल्लभाचार्य। लेकिन विकल्प में जितने भी अन्य आचार्य हैं उनके भी कोई न कोई वाद है। तो रामानुजाचार्य का तुरंत आपके मन में आ गया होगा विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, ठीक है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद। तो इस तरीके से आप इन आचार्यों के भी वाद को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा है। बड़ा ही इजी प्रश्न है, लेकिन मुझे याद आता है कि जब मैं यूपी पीजीटी का एग्जाम देने गया हुआ था, 2011 की वैकेंसी थी, लेकिन हमारा एग्जाम 2015 में हो रहा था और एक शादीशुदा महिला एग्जाम में बैठी हुई थी हॉल में। तो अंतिम समय में अपने बगल वाले बच्चे से उसने कहा कि रामचरितमानस, बहुत ही मतलब करुणा भरी आवाज में, उसको लग रहा था काश मेरा एक प्रश्न यहाँ पर सही हो जाए, और एकदम द्रवित आवाज में उसने कहा कि प्लीज बता दो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तभी मुझे पता चल गया कि इसकी तैयारी किस लेवल की है बेचारी की। लेकिन उस बच्चे ने बताने की जगह पे अपने सिर को ना के मुद्रा में हिलाया। आप लोग वहां तक पहुंच पा रहे होंगे कि कितना कंपटीशन है। एक व्यक्ति जो रामचरितमानस की भाषा को नहीं जान पा रहा है और किसी से उम्मीद कर रहा है कि वो उसको बताए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्योंकि वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठा हुआ है, उसके लिए एक एक प्रश्न, एक एक नंबर काफी महत्वपूर्ण है, उसने नहीं बताया। हालांकि हर परीक्षार्थी इस तरीके का नहीं होता है, कुछ परीक्षार्थी तो नकल भी कराते हैं। और मैंने एक कहानी भी लिखी हुई थी जिसमें राहुल नाम का एक जो पात्र है, वो न सिर्फ अपना पेपर किया था बल्कि अन्यों को नकल भी कराया था। अंत में उसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको प्रश्नों का उत्तर आता है तो वो प्रश्न आपको आसान लगता है, और नहीं आता है तो वो प्रश्न आपके लिए काफी कठिन होता है। रामचरितमानस की भाषा है अवधी में। अवधी कैसे लिखा गया इसको भी आप जरूर आगे के लिए ध्यान में रखिए। और रामचरितमानस की जो भाषा अवधी जरूर है, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये संस्कृत निष्ठ अवधी है। आगे अभी मैं तुलसीदास पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हूं, जल्दी ही उसको लाने का प्रयास करूंगा। तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास की जो अवधि है उसकी तुलना की गई। अब इसी प्रश्न के बहाने आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा में है, अवधी किस में है, बघेली किस में है और मैथिली किस में है। ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिया गया है स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, विष्णु स्वामी, हित हरिवंश। तो राधा बल्लभ संप्रदाय काफी इंपॉर्टेंट संप्रदाय है और कहा जाता है कि भक्ति काल में अनेक संप्रदायों को चलाया गया। सभी संप्रदाय पहले कृष्ण को केंद्र में रखते थे, लेकिन राधा बल्लभ ऐसा संप्रदाय है कि जिसमें राधा को सर्वोपरि माना गया है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, हित हरिवंश नाम के जो साहित्यकार रहे हैं, लेखक कवि रहे हैं, या फिर आचार्य हम कह सकते हैं उनको, उन्होंने राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इसमें आप देख रहे हैं कि अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसमें जैसे स्वामी हरिदास का है तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये सखी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, तो इनका भी संबंध है। विष्णु स्वामी ने भी संप्रदाय को चलाया हुआ है। तो जितने नाम दिए गए हैं सबका किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो इसमें राधा बल्लभ संप्रदाय का संबंध है हित हरिवंश से। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होय सो लेऊ। सूरदास के संबंध में ऐसा किसने कहा? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, लेकिन ये पंक्ति किसने सूरदास के संबंध में कहा है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है गोकुलनाथ, जंभनाथ, विठलनाथ,
महामति प्राणनाथ। तो चारों नाम दिए गए हैं, आपके दिमाग में आने आने लगा होगा कि हालांकि कौन है इसके। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विट्ठलनाथ। और ऐसा कहा जाता है कि सूरदास की मृत्यु के ऊपर विट्ठलनाथ ने इस बात को कहा था। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सूरदास विट्ठलनाथ के शिष्यों में नहीं थे। सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? बल्भाचार्य, ठीक है। लेकिन बल्भाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। तो उन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो लेयु। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये इस लक्षण को आप देख लीजिए कि किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। और कहा गया कि अंतिम यात्रा है, अगर किसी को कुछ चीजें लेना हो तो एक बार उनका दर्शन कर ले, उसको प्राप्त हो जाएगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो भाव पल रहा होगा उस जमाने में कोई भी, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किसने माना है? ऑप्शन दिया गया मिश्र बंधुओं ने, शिव सिंह सेंगर ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किसने माना है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल के उदय को लेकर अलग अलग आलोचकों ने विचार किया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम लोग बार बार उल्लेख करते हैं। लेकिन इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन का यह मानना था कि भक्ति साहित्य जो भी लिखा गया है फिर या फिर इसका उदय हुआ, वो ईसाइयत की देन है, यानी कि अपने एंगल से देखने का प्रयास यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं? ऑप्शन दिया गया केशवदास, कृष्णदास, कुंभनदास, चित्त स्वामी। तो अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है? तुरंत आपने कैच कर लिया कि केशवदास को तो हमने रीतिकाल के दौरान पढ़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सब अष्टछाप से जुड़े हुए हैं। अब अष्टछाप में मैं बार बार फार्मूला अपने हिसाब से बनाता हूं, जो कि बल्भाचार्य के शिष्य हैं, और जीएनसीसी मैंने विट्ठल का बताया हुआ। तो इस फार्मूले को जरूर आप अपने आगे की परीक्षाओं के लिए याद रखिए। KSPK का मतलब है कि कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये हो गए बल्भाचार्य के। और यहाँ पर है गोविंद स्वामी, नंददास और छित स्वामी, चतुर्भुज दास। ये सब विट्ठलनाथ के हो गए। तो इस फार्मूले को आप परीक्षा के एक दिन पहले जरूर ध्यान में रख कर जाइए, जिससे कि अष्टछाप कवियों से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आप वहां पर बिल्कुल न घबराएं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, काव्य पंक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण में जो हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई थी, उसमें यह प्रश्न आया हुआ था और विस्तार से हमने बताया था। ऑप्शन दिया गया नाभादास, मलूकदास, नंददास, सुंदरदास। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, मलूकदास ने। एक तरीके से इसको कहा जाता है कि ये आलसियों का एक तरीके से मूल मंत्र है, ठीक है। दिया हुआ है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और नीचे में पूरा कवि का नाम ही दे दिया गया है, और सबके दाता राम, इस तरीके से एक पंक्ति। अगला प्रश्न है कि सूरदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? एक चीज आप देखेंगे कि भक्ति काल के जितने भी बड़े कवि हैं, चाहे वो कबीरदास हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, मीराबाई हो, इन सभी की भक्ति भावना को लेकर एक खास भाव की चर्चा की जाती है। तो उसी पर आधारित प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है प्रेमा भक्ति भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव। तो सूरदास की जो भक्ति भावना है वो क्या है? सख्य भाव। यानी कि उसमें क्या है? सखापन यानी मित्रवत भाव दिखाई पड़ता है कृष्ण के प्रति। और जबकि आप देखेंगे कि दास्य भाव किसके अंतर्गत है? तुलसीदास। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। और माधुर्य भाव है मीराबाई का। तो इस प्रश्न के बहाने हमने भक्ति काल के कवियों के अंतर्गत जो भक्ति भावना है उसका भी एक तरीके से रिवीजन कर लिया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि सूरदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन दिया गया सूर सरावली, सूर सागर, कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी। तो ये प्रश्न तो आपके बाएं हाथ का खेल है, और आपने तुरंत बता भी दिया कि हमने तो पूरी अपनी जिंदगी गुजार दी सूरदास की रचनाओं को पढ़ते हुए। कृष्ण गीतावली तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा। कृष्ण गीतावली जो रचना है वो तुलसीदास की है। और जब आप तुलसीदास पे प्रैक्टिस सेट करेंगे, अभी मैं लेकर आऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, तो उसमें आप देखेंगे कि तुलसीदास के ऊपर सूरदास का भी काफी प्रभाव है। जहां सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, वहीं पर तुलसीदास ने भी एक तरीके से प्रयोग किया है। उनको लगा कि ये भी
वात्सल्य रस पर लिख सकते हैं। तो कृष्ण गीतावली ही उन्होंने लिखना शुरू किया, उसमें राम के बारे में पूरा चर्चा है। तो कृष्ण गीतावली हो गया इसका सही जवाब। बाकी एक प्रश्न आप इसी प्रश्न में जो विकल्प देख रहे हैं आप, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद पाए जाते हैं, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कृष्ण गीतावली सूरदास की रचना नहीं बल्कि तुलसीदास की। अगला प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ऐसा किसने कहा है। तो ये भी काफी फेमस प्रश्न रहा है। तो ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये उन्होंने आधुनिक काल के प्रकरणों में कहा हुआ है, ठीक है ना। जब निबंध की चर्चा उन्होंने की है तो इस बात की तरफ उन्होंने संकेत किया है। तो ये हो गया रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व नवधा भक्ति का नहीं है। नवधा भक्ति, जब आप तुलसीदास को पढ़ेंगे तो ज्यादातर वहां पर इसका जिक्र किया जाता है। नवधा भक्ति में कुल 9 भक्तियों की चर्चा की गई, उसमें कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया आत्मनिवेदन, नाम स्मरण, श्रवण, राष्ट्र सेवा। तो इसमें जो नहीं है सही जवाब है ऑप्शन चौथा, राष्ट्र सेवा नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं है। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन दिए गए ये तीनों क्या है नवधा भक्ति में। बाकी 6 मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप पूरा इसको कमेंट करके बताइए कि नवधा भक्ति में कौन है। 3 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आत्मनिवेदन, नाम स्मरण और श्रवण। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है। रीतिकाल की समय सीमा के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया है। ऑप्शन दिया गया संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, संवत 1750 से 1950, संवत 1800 से 1950। तो संवत में पूरे वर्षों को दिया गया यहाँ पर। तो रीतिकाल का जो समय आचार्य शुक्ल ने निर्धारित किया है, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 1700 से लेकर 1900, संवत 1700 लेकर 1900 तक रीतिकाल की समय सीमा निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। ऑप्शन दिया गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। तो श्रृंगार काल किसने कहा, सही जवाब है ऑप्शन पहला, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और कहने का सुझाव जो दिया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव दिया था और उसी को आगे चलकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बढ़ा भी दिया। रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा, एक तरीके से आप देखेंगे तो इसको रीतिकाल उन्होंने नाम दिया हुआ है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल का भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, कला काल उन्होंने इसको कहा हुआ है। तो इन सभी तथ्यों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, अभी हमारे एक प्रैक्टिस सेट का ये टैग लाइन भी था और देखिए प्रश्न के तौर पर आ गया। किस कवि के दोहे के संबंध में कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया रहीम, भिखारी दास, बिहारी लाल, रसलीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बिहारी लाल। और कई बार ये भी बोला जाता है कि गागर में सागर, ठीक है। दोनों का अर्थ आप देखेंगे कुछ एक ही टाइप का है। देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, या फिर गागर में सागर भरने की युक्ति बिहारी लाल से जोड़कर देखी जाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या कथन रहे हैं, स्पेशली जो बिहारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मैंने वीडियो बनाई हुई है। देखिए इस चैनल पे परीक्षा उपयोगी ढेर सारे वीडियोज हैं, मैं प्रचार प्रसार नहीं कर पाता हूं और मुझे लगता है कि बार बार क्या बताने की जरूरत है। जो विद्यार्थी सिंसियर है, सीरियस है, वो तो जाकर चैनल का मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि उनके लायक क्या है। तो थोड़ा सा वक्त आप लोगों को देना पड़ेगा इस पे। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है। ध्यान में रखना है कि रीति सिद्ध कवि के बारे में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है बोधा, बिहारी, सेनापति, बृंद। तो कौन ऐसा कवि है जो कि रीति सिद्ध कवि नहीं है, ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए इस प्रश्न को लेकर वैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि रीति सिद्ध में सिर्फ एक ही कवि का नाम आता है, उनका नाम है बिहारी। ठीक, लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक आप देख रहे हैं कि इसमें एक नाम दिया गया है बोधा का। ठीक, तो बोधा किस में आते हैं, रीति मुक्त में आते हैं। बोधा, आलम ठाकुर, घनानंद, इन लोगों को रीति मुक्त में रखा जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है पहला ऑप्शन है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको पहुंच करके देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। यानी कि इसमें सेनापति, वृंद और बिहारी को हम रीति सिद्ध में रख सकते हैं। हालांकि
सेनापति जैसे कि आप जानते हैं कि ऋतुवर्णन के लिए जाने जाते हैं। वृंद जो कवि हैं, इन्होंने कई नीतिपरक कविताएं लिखी हुई हैं। तो मोटे तौर पर ये इस प्रश्न का जो आंसर है 90% सही है बोधा। बाकी 10% में इसको हो सकता है कि स्टार लगाकर हटाया भी जा सकता था। खैर, इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में प्राय आते हैं, जिससे कि कई बार इनको मैं इस प्रश्न को इसलिए जानबूझकर रखा हूं कि आप उस लेवल का भी अभ्यास करके जाए कि अगर कोई प्रश्न आपको परेशान करे तो परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा वॉच करके आगे जाना है कि इस तरीके के भी प्रश्न आते रहते हैं। जैसे खेल में आप देखते हैं कि कई बार क्या हो जाती है, गेंद बैट्समैन विकेट कीपर के ऊपर से भी चली जाती है, फिर उसको डेड बॉल घोषित कर दिया जाता है, कुछ वैसा ही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि सुजान सागर किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है ठाकुर, भूषण, घनानंद, पद्माकर। तो सुजान सागर किसकी रचना है? तो इसका जो यहाँ पर जवाब है आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा, ऑप्शन तीसरा घनानंद। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजत कानन छवे काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया है सेनापति, घनानंद, बोधा, रसखान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, घनानंद द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजत कानन छवे। तो एक तरीके से सुंदरता का ही इसमें बखान किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है लाल कवि, मतिराम, चिंतामणि, गिरिधर कवि राय। तो कौन है नीतिकार कवि? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गिरिधर कवि राय, जिनको कि नीतिकार कवियों के तौर पर जाना जाता है। वैसे रीतिकाल देखेंगे आप कि मुख्य रूप से 3 भागों में तो इसको बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। लेकिन एक और धारा है जो काफी अच्छी है, नीतिकार कवियों के तौर पर। इनको भी एक बार जरूर एग्जाम के पहले आप रिवाइज करके जाइए कि कौन कौन से नीतिकार कवि हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि रामचंद्रिका किसकी कृति है? तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, केशवदास। लेकिन रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष कब रहा है, ठीक है, और इसमें कितने प्रकाशों में बटा हुआ है, इसकी क्या खास विशेषता रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार सीधे सीधे प्रश्न न पूछकर उल्टे पुल्टे भी पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारत दुर्दशा, ऑप्शन दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा। अब ये कब प्रकाशित हुआ और इसमें कितने अंक हैं, इसके पात्रों को लेकर आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है। और ये ऐसा नाटक है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, और हमने विस्तार से कई वीडियोज लेक्चर में इस पर चर्चा भी की है, प्रैक्टिस सेट भी बनाया हुआ है। इसका एक पात्र मुझे याद आ रहा है, डिसलॉयल्टी। तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखें, कुछ पात्र हैं जो कि मनोभावों पे हैं, कुछ का नाम रोग है, ठीक है ना, अलग आलस्य भी है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन दिया गया है प्रभा, कवि वचन सुधा, मर्यादा, आनंद कादिंबिनी। तो प्रेम घन किस पत्रिका का संपादन करते थे और वो पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये सारी चीजें आपके मन में आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रही है तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करना पड़ेगा, वरना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत लाभ नहीं होने वाला है। ये सारी प्रैक्टिस सेटें इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके दिमाग पर वो चोट कर रही है, एक तरीके से आपको जगाने का ये प्रयास है। यहाँ पर मुझे कोई अपनी विद्वत्ता को नहीं दिखाना है, बल्कि आपको जगाना है। इसका जो सही जवाब यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन चौथा, आनंद कादम्बिनी नाम की जो पत्रिका है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अब आपके मन में आना चाहिए कि प्रभा के संपादक कौन रहे हैं, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, और मर्यादा के कौन है, क्योंकि इस प्रश्न के बहाने इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस कैतन मन धन मूसे काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया है ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि गोपाल चंद्र। तो किसकी ये पंक्ति है कि भीतर ही सब रस चूसे और हंस हंस, ये बड़ा खतरनाक ये पंक्ति है।
बहुत ही खतरनाक पंक्ति है, आपके व्यवहारिक जीवन में भी इस तरीके की चीजें आ रही होंगी, इसीलिए किसी को आप मुस्कुराते हुए देखते हैं तो आप उस पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। और ये क्या है कि सामने से कुछ और अंदर से कुछ है। ठीक है, तो इसका तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और इसी तरीके से है कि इनकी पंक्ति है, मुझे याद आ रही है कि उन्होंने भारत दुर्दशा में इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो वहीं से एक तरीके से व्यंग्य के तौर पर है पंक्ति। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड भी प्राय सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। ऑप्शन दिया गया है 1800 ईस्वी में, 1805 में, 1810 में, 1790 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थापित हुआ 1800 ईस्वी में, उस समय कौन गवर्नर जनरल था, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। इससे जुड़े हुए कितने लेखक या साहित्यकार थे, ये भी सवाल पूछा जाता है। इसके प्रिंसिपल कौन थे, ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग में रखिए, तो हो सकता है कि जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आए हो उनको लग रहा होगा कि ये क्या बोरियत पढ़ा रहा है। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी 6 महीने से साल भर से लगे हैं, उस वो हमारी टेक्निक को जान रहे होंगे। जब मैं चीजों को बोल रहा हूं तो अचानक उनके दिमाग में वो सारे तथ्य आ रहे होंगे। जैसे मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बताया, तो उनके दिमाग में आना शुरू हो गया कौन प्रिंसिपल था। ठीक है, कौन जनरल था उस जमाने में जब स्थापित हुआ, कहाँ पर स्थापित हुआ, इससे जुड़े हुए लोग कौन कौन थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो ऐसे ही पढ़ना है, सारी चीजें मैं लिखूं बताऊं वो भी बेहतर नहीं है। अगला प्रश्न था कि खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है अंबिका दत्त व्यास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक से रिलेटेड भी प्राय सवाल पूछे जाते हैं, खासतौर से अनुवाद से। इनके इनकी जो रचनाएं हैं या फिर अंग्रेजी से इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद किया है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। लोचन प्रसाद पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। लेकिन आगे कि प्रिय प्रवास कब लिखा गया, इसमें कुल कितने सर्ग हैं, ठीक है, इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, और इस ये खड़ी बोली का कौन सा महाकाव्य है, ये सारी चीजें आ रही होंगी आप लोगों के दिमाग में, बिल्कुल आ रही होंगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि छायावाद नामकरण कर्ता किसे माना जाता है, यानी छायावाद का नामकरण किसने किया था। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे। तो छायावाद का नामकरण किया था ऑप्शन दूसरा, मुकुटधर पांडे। छायावाद जिसका समय हम 1918 से 1936 यानी कि कुल 18 वर्षों का समय रहा है, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक वयस्क होता है उतने एज तक ये काल चला हुआ था। इसके जो स्तंभों के रूप में आप देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं और भी ढेर सारे लोग। किसी भी परीक्षा में बिना छायावाद की कोई परीक्षा पूरी ही नहीं हो पाएगी, इसलिए छायावाद को आपको गंभीरता से लेना है, उसके हर कवियों को भी गंभीरता से लेना है। अगला प्रश्न है कि कामायनी के रचनाकार हैं। तो इसके लिए मैं ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं, आपके दिमाग में आ गया कि जयशंकर प्रसाद है। लेकिन आगे के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कितने सर्ग हैं, ठीक है, उन सर्गों का क्रम कौन है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इसमें सर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है ना, इन सर्गों को ध्यान में रखिए। बाकी इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो किस प्रतीक के तौर पर आए हुए हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अलग अलग एंगल से आपको ध्यान में रखना है। और कामायनी की आलोचना मुक्तिबोध ने की हुई है। अब उस किताब का क्या नाम है, आप सभी जरूर कमेंट्स करें कि मुक्तिबोध ने कामायनी पर विचार करते हुए एक किताब लिखी, और शुरुआत में उसका नाम कुछ था, ठीक है, बाद में उसका नाम उन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। 20 साल तक मुक्तिबोध ने अध्ययन किया कामायनी पर। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है। तो इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं पढ़ना है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां कई बार पूछ ली जाती हैं, ठीक, और इसमें भी जो पात्र हैं उन पात्रों को पूछ लिया जाता है, तो उसको ध्यान में आप रख सकते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि राम की शक्ति पूजा में दो रचनाओं का मिक्स दिखाई पड़ता है, तो उसमें जैसे एक है
सरोज स्मृति और प्लस तुलसीदास, इनको मिक्स करके राम की शक्ति पूजा ऐसा माना जाता है कि लिखा गया है। मतलब दोनों रचनाओं को मिला दिया जाए तो राम की शक्ति पूजा का भाव आ जाएगा। तो इस पे ज्यादा काम किया रामविलास शर्मा ने। आप जानते हैं कि निराला पर उनकी कई किताबें भी आई हुई हैं, निराला की साहित्य साधना। ठीक, चलते हैं, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो तार सप्तक जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ, इसमें कुल 7 कवि थे। तार सप्तक पे हमने एक बड़ी बेहतरीन वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। उसको मैंने ट्रिक से कैसे याद किया जाए इसको भी बताया हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा, नए बच्चों के लिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, अज्ञे। अज्ञे वही है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो आप बीए और एमए के परीक्षाओं में पढ़ते थे और सवाल आता था कि इनका पूरा नाम क्या है। अब तो आप लोग भली भांति अच्छे से जान गए हैं। एक चीज और आपको देखना है कि इसमें ऑप्शन में जितने नाम दिए गए हैं सभी किसी न किसी सप्तक से जुड़े हुए हैं। ये जो तीनों नाम है नीचे के, दूसरा और तीसरा चौथा, इन सबका संबंध तो तार सप्तक से है, लेकिन धर्मवीर भारती का संबंध किस सप्तक से है ये आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, इसको आप जरूर बताइए, क्योंकि धर्मवीर भारती का भी संबंध सप्तक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य ध्वनि है, उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है इसमें च, ट, ध, फ। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा, ध जो है वो क्या है, दंत ध्वनि के अंतर्गत है। बाकी आप देख रहे हैं कि च जो है वो तालु से रिलेटेड हो गया, ट जो है वो मूर्धा से हो गया और फ जो है वो ओष्ठ से हो गया। तो इसी तरीके से इस प्रश्न के बहाने आप उच्चारण स्थान पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक बार रिकॉल कीजिए, जिससे कि अंतिम समय में आपका काम बहुत अच्छे से हो और आपका पेपर भी अच्छे से जाए। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया 1932, 34, 35 और 36। कब हुई? तो बताने की जरूरत नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसको कि हम प्रलेस भी बोलते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जिसमें कि कहाँ हुई थी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक, और इसमें किसने भाषण दिया था और क्या उसका शीर्षक था। ठीक, किन किन लोगों ने मिलकर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी, और बहुत दिनों तक काम इस पे चला। लेकिन जो विद्यार्थी लखनऊ से जुड़े होंगे वो जाकर देख सकते हैं क्या अभी ये उस अपने रूप में है या फिर इसकी भी स्थिति कुछ नागरिक प्रचारणी सभा जैसी हो चुकी है। कभी कभार ही मेरा जाना होता है लखनऊ, अब जाऊंगा तो जरूर मैं भी देखने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है कि चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए यहाँ पर एक नए तरीके का प्रश्न पूछा गया। अक्सर तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक पूछ लिया जाता है, चौथा सप्तक को उपेक्षित रखा जाता है। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको ये लगा होगा कि उपेक्षितों को भी हमें केंद्र में लाना है, यानी कि हाशिए पे जो भी प्रश्न है वो कई बार मुश्किलें खड़ा कर देते हैं। ऑप्शन दिए गए 1970, 1975, 79, 85। तो चौथा सप्तक इसके भी संपादक अज्ञे ही थे। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 1979 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और संयोग से जिस कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ वहां के एक साहित्यकार इस सप्तक में जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ बोर्ड पे तो अच्छा लगता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। साकेत किसकी काव्य कृति है? साकेत, तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने तुरंत बता दिया कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। साकेत से रिलेटेड है कि इसमें कितने सर्ग हैं, सबसे बेहतरीन इसका सर्ग कौन सा है, ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ साकेत का, और इस क्यों लिखा गया, किससे प्रेरणा पाकर लिखा गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपके मन में जरूर आनी चाहिए। और कितने वर्ष लगे थे, बहुत मेहनत करके मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के बिना कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पर भी सवाल पूछ लिया गया। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही जवाब हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब सवाल पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे। ठीक है, इसका भी मंडल रहा है, बहुत लोगों ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। 1903 ईस्वी में आकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो इस पत्रिका को आगे बढ़ाया और ऊंचाइयां प्रदान की, वो
इतिहास में दर्ज है, उसी की वजह से बार बार ये सवाल भी पूछा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से शुरू किया और 1920 तक इसका प्रकाशन किया। लगभग 17 वर्षों तक इसका संपादन वो करते रहे और इसमें उन्होंने हिंदी भाषा के विकास को भी ध्यान में रखा, खासतौर से हिंदी भाषा के व्याकरण पर काफी जोर रहा है। ये सारी चीजें प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। आगे बात करता हूं। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो मुक्त छंद की जब भी बात की जाती है तो निराला जी का नाम वहां पर अपने आप ही आ जाता है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मनुष्यों की मुक्ति की आकांक्षा की जाती है, वैसे ही कविता को भी मुक्त रखना चाहिए। यानी उन्होंने कविता में एक मानवता को देखा और उसकी मुक्ति की बात की, तो चलकर लोगों ने लिखना शुरू किया। हालांकि इसके पहले से ही एक स्वतंत्रता धारा चल रही थी, लेकिन यहाँ पर मुक्त छंद की बात की गई और मुक्त छंद को क्या बोला गया, इसको उन्होंने रबड़ भी कहा है। ठीक है ना। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार को आधुनिक मीरा कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, मीरा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जिस तरीके से मीरा में माधुर्य भाव की उपस्थिति है, वैसे ही महादेवी वर्मा में भी है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य पर किस विचारधारा का अधिक प्रभाव है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, अभिव्यंजनावाद, हालावाद। तो प्रगतिवादी काव्य की जब भी बात की जाती है, तुरंत आपके दिमाग में आता है मार्क्सवाद का, यानी कि इसमें शोषक शोषित वर्ग की बात की जाती है और किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों, इन सब की चर्चा की जाती है। वो है प्रगतिवादी काव्य। बाद में इस पे आरोप लगने लगा कि ये लोग साहित्य नहीं लिख रहे हैं, खाली राजनीति की बात कर रहे हैं। इसके प्रतिक्रिया में जो वाद शुरू हुआ, इसका नाम था प्रयोगवाद। तो ये कहानी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अस्तित्ववाद के ऊपर अस्तित्ववाद का प्रभाव नई कविता पर दिखाई पड़ता है। ठीक है। अभिव्यंजनावाद की जब बात की जाती है तो इसको आप छायावाद से जोड़कर देख सकते हैं। और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि ये भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान है। ये प्रश्न भी आपने देखा होगा, परीक्षाओं में आता रहा है। और हालावाद से रिलेटेड आप तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको हालावाद कहा गया। और इसको विजय देवनारायण शाही ने कहा कि ये जवानी का भी काव्य है। अगला प्रश्न है कि किस कवि के लिए कहा जाता है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु, भागवती, देवरानी जेठानी, निस्सहाय हिंदू। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है। और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1882 में। और इस पर हमने विस्तार से प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान कराया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुल 50 प्रश्नों पर चर्चा की। प्रश्न देखने में कई छोटे रहे होंगे, सरल भी रहे होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपके लिए आसान रहे होंगे। आप सभी कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। ईमानदारी से बताना है, क्योंकि कोई ये बोलेगा कि मेरा 50 में 50 सही हुआ है, तो रेयर केस में इस तरीके से होता है। आपको ईमानदारी से बताना है। टाइप करने में तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है। आप कुछ बच्चे, जैसे मैंने इसके पहले 25 क्वेश्चन का कराया था, तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि 25 में 25 है। तो अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ईमानदारी से जरूर लिखिए, क्योंकि ईमानदारी से बड़ा पुरस्कार कोई नहीं है। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।